एसएससी स्कैम ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं अखबारों में, न्यूज में, पर क्या ये असल में कोई एक चीज है? नहीं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। असल में ये कम से कम 3 अलग अलग मामले हैं। हाँ, कहीं ना कहीं जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन हैं अलग अलग। और इन सब ने मिलकर जो सरकारी भर्ती प्रक्रियाएं हैं ना, उन पर लोगों के भरोसे को काफी चोट पहुंचाई है। अच्छा, तो मतलब ये एक नहीं बल्कि कई घटनाओं का घालमेल है। बिल्कुल। और आज हम कोशिश करेंगे कि इसी उलझन को थोड़ा सुलझाएं। हम बात करेंगे कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के जो हालिया विवाद है उनकी, और साथ ही पश्चिम बंगाल में जो स्कूल सेवा आयोग है WBSSC, उसमें जो बड़ा भर्ती घोटाला सामने आया है उसकी भी। ठीक है। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये हवा में नहीं है। हमारे पास कई सारे स्रोत हैं जिनकी जानकारी के आधार पर एक रिपोर्ट है जो इन घटनाओं का विश्लेषण करती है। जी हाँ, तो आज का अपना मकसद ये है कि इन अलग अलग मामलों को समझें, उनके असर को देखें और ये भी देखें कि हमारी जो भर्ती की व्यवस्था है उसके बारे में क्या बड़े सवाल खड़े करते हैं। तो हम 3 मेन मामलों पे फोकस करेंगे, है ना? एक तो वो 2017-18 वाला CGL पेपर लीक। हाँ। फिर 2025 में सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का जो संकट हुआ जी। और तीसरा पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग वाला घोटाला। बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले 2018 वाले मामले से ही बात करते हैं। कैसे शुरू हुआ था ये सब? देखिए, ये कहानी शुरू होती है 21 फरवरी 2018 से। उस दिन एसएससी का CGL 2017 का Tier 2 का एग्जाम था। और अचानक क्या हुआ कि परीक्षा के जो प्रश्न पत्र थे उनके स्क्रीनशॉट्स जवाबों के साथ सोशल मीडिया पे वायरल होने लगे। अरे बाप रे, मतलब पेपर ही बाहर आ गया आंसर के साथ। हाँ बिल्कुल। अब आप सोचिए, लाखों उम्मीदवार जो सालों से तैयारी कर रहे थे उनके मन पर क्या बीती होगी। एकदम से गुस्सा और ऐसा लगा जैसे ठग लिया गया हो। स्वाभाविक है। शुरुआत में तो एसएससी ने कहा कि ये सब झूठ है, शरारतपूर्ण और निराधार है, और ये भी कहा कि वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में शिकायत करेंगे। अच्छा, मतलब पहले मानने को तैयार नहीं थे। हाँ, लेकिन उम्मीदवार कहाँ मानने वाले थे। उनका गुस्सा तो बढ़ता गया। फिर 27 फरवरी से हजारों छात्र दिल्ली में एसएससी हेडक्वार्टर के बाहर जमा हो गए। उनकी बस एक ही मांग थी कि इस पूरे फ्रॉड की CBI जांच हो। और ये विरोध सिर्फ दिल्ली में ही नहीं रहा होगा। नहीं, ये आग फैली पटना, बरेली और भी शहरों में प्रदर्शन हुए। हाँ, और यहीं पर दिखता है कि जब लोग एक साथ आते हैं तो उसका असर होता है। छात्रों का लगातार प्रदर्शन, और फिर कई राजनीतिक पार्टियों ने भी सपोर्ट किया, जैसे अरविंद केजरीवाल थे, कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, शशि थरूर, योगेंद्र यादव भी थे स्वराज इंडिया से। अच्छा, तो राजनीतिक दबाव भी बना। बिल्कुल, सरकार पर प्रेशर बढ़ा और फिर 5 मार्च 2018 को उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने CBI जांच के आदेश दे दिए। तो मतलब छात्रों की मांग मान ली गई? हाँ, माननी पड़ी। और इसमें कोर्ट का रोल भी बहुत अहम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? 31 अगस्त 2018 को CGL और CHSL 2017 के जो रिजल्ट्स आने थे उन पे रोक लगा दी। रोक लगा दी? हाँ, और कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की। कहा कि ऐसा लगता है कि पूरी परीक्षा और ये जो सिस्टम है ये दागी है, मतलब टेंटेड है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी कोर्ट ने। बहुत बड़ी बात। हालांकि बाद में जब दोबारा परीक्षा हुई तो उसके रिजल्ट घोषित करने की इजाजत दे दी गई, लेकिन कोर्ट ने भविष्य के लिए एक बहुत जरूरी कदम उठाया। उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाने को कहा। कमेटी किस लिए? सुधार के लिए, ताकि भविष्य में परीक्षाएं निष्पक्ष हों। और इस कमेटी में नंदन नीलेकर्णी और विजय P भटकर जैसे बड़े टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को शामिल करने का आदेश दिया। ये दिखाता है कि जब संस्थाएं फेल होती हैं तो कोर्ट कैसे एक चेक का काम करती है। तो फिर CBI जांच का क्या हुआ? उसमें कुछ निकला? हाँ, जांच आगे बढ़ी। अगस्त 2019 में CBI ने चार्जशीट फाइल की 3 लोगों के खिलाफ, संदीप माथुर, धर्मेंद्र और एक अक्षय कुमार मलिक, जिन्हें मास्टरमाइंड बताया गया। अच्छा, और पता क्या चला कि हुआ कैसे था ये सब? जांच में ये बात सामने आई कि एसएससी ने जो कंप्यूटर पर परीक्षा कराने का काम था वो नोएडा की एक प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनी को आउटसोर्स किया था। सिफी नाम था शायद। अच्छा, प्राइवेट कंपनी को। हाँ, और आरोप ये लगा कि कुछ चुने हुए उम्मीदवारों के कंप्यूटर को परीक्षा के दौरान ही रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर होता है ना, हाँ, उसके जरिए हैक किया गया है? मतलब बाहर से कोई और पेपर सॉल्व कर रहा था? हाँ, एजेंट बाहर बैठे थे और वो उनके सवालों के जवाब दे रहे थे, ऐसा आरोप लगा। ये तो कमाल ही हो गया। मतलब आउटसोर्सिंग से ये नया रिस्क पैदा हो गया। बिल्कुल। 2 बातें साफ होती हैं इससे। एक तो ये कि जब लोग मिलकर आवाज उठाते हैं
तो सरकार को सुनना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। और दूसरा जो आपने कहा कि जब आप इतने ज़रूरी काम प्राइवेट कंपनियों को देते हैं तो सिस्टम में नई कमजोरियां आ सकती हैं, खासकर तब जब उनकी निगरानी ठीक से न हो, उनकी जवाबदेही तय न हो। सही बात है। तो ये तो हुआ 2018 वाला मामला जो एक तरह से क्रिमिनल लीक था, लेकिन फिर 2025 में जो हुआ वो तो कुछ अलग ही था, है ना? उसमें पेपर लीक नहीं हुआ था शायद। हाँ, 2025 वाला संकट बिल्कुल अलग था। इस बार कोई ऐसा आपराधिक पेपर लीक का मामला नहीं था। ये था बड़े पैमाने पर तकनीकी गड़बड़ियों और प्रशासनिक नाकामी का मामला। अच्छा, कब की बात है? ये जुलाई-अगस्त 2025 की बात है। एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा होनी थी। करीब 5.5 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था। 142 शहरों में 194 सेंटर थे। बड़ा इंतजाम था। तो फिर गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ नहीं, महा गड़बड़ हुई। पूरी तरह से अव्यवस्था फैल गई। जैसे क्या हुआ था? अरे बहुत कुछ हुआ। छात्र बेचारे दूर दूर से आए परीक्षा देने, सेंटर पर पहुंचे तो पता चला परीक्षा कैंसिल हो गई। कोई पहले से सूचना नहीं, बिना बताए कैंसिल। हाँ, और जहां परीक्षा हुई भी वहां बीच में कंप्यूटर बंद हो गए, स्क्रीन फ्रीज हो गई, सर्वर डाउन हो गया। अरे यार। और वो जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है ना, अंगूठे का निशान वगैरह लेते हैं, वो सिस्टम ही काम नहीं कर रहा था। तो कई असली उम्मीदवार जिनका सब कुछ ठीक था वो लॉग इन ही नहीं कर पाए, परीक्षा ही नहीं दे पाए। ये तो बहुत बुरा हुआ। और मैंने सुना था कि सेंटर भी बहुत दूर दूर दे दिए थे। हाँ, लॉजिस्टिक्स की भी भारी दिक्कतें थी। एडमिट कार्ड बहुत लेट आए और सेंटर्स का तो पूछिए मत। एक केस तो बहुत चला था कि जयपुर के कुछ छात्रों को सेंटर मिला अंडमान निकोबार में। क्या? जयपुर से अंडमान? मजाक है क्या? मजाक नहीं, हकीकत थी ये। मतलब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही थी। पर ये सब हुआ क्यों अचानक? मतलब पहले तो ऐसा नहीं होता था ज्यादातर। इसकी जड़ में था एसएससी का एजेंसी बदलना। पहले ये ऑनलाइन परीक्षा का काम एक जानी मानी कंपनी है, MSTCS, वो करती थी। उनका अनुभव भी था इसमें। हाँ, TCS का नाम तो सुना है। लेकिन एसएससी ने एक नया मल्टी एजेंसी सिस्टम लागू किया और जो नई परीक्षा कराने वाली एजेंसी बनी वो थी MS एजुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज। अच्छा, नई एजेंसी। हाँ, और जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और कई टीचर भी, उनका सीधा आरोप था कि ये जो एजुकेटी है इसके पास ना तो इतनी बड़ी परीक्षा कराने का अनुभव है, न क्षमता, और उनका पिछला रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है, ऐसा कहा गया। तो छात्रों की मांग थी कि इनको हटाया जाए। बिल्कुल, उनकी मेन मांग यही थी कि एजुकेटी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करो और TCS को वापस लाओ। तो एसएससी ने क्या कहा इस पर? उन्होंने मानी है गड़बड़ियां? देखिए, यहीं पर दो अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। एसएससी के जो चेयरमैन हैं S गोपाल कृष्णन, उन्होंने एक ऑफिशियल बयान दिया। माना कि हाँ, कुछ छात्रों को तकनीकी और परिचालन संबंधी दिक्कतें हुई। अच्छा, माना तो सही। हाँ, लेकिन उन्होंने इसे सिस्टम की शुरुआती दिक्कतें कहा, मतलब टीदिंग इश्यूज, और दावा किया कि इनको ठीक कर लिया गया है। और उन्होंने CDAC के एनालिसिस के आधार पर यह भी कहा कि जो करीब 59,000 छात्र प्रभावित हुए हैं उनके लिए 29 अगस्त 2025 को दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। 59,000? ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, काफी बड़ा। और चेयरमैन ने नई मल्टी एजेंसी सिस्टम का बचाव भी किया, कहा कि ये पारदर्शिता के लिए अच्छा है और इससे कोई एक एजेंसी परीक्षा को हाईजैक नहीं कर पाएगी, और नकल रोकने के लिए आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन की भी बात की। लेकिन इसमें एक और एंगल भी था ना, एसएससी ने प्रदर्शन करने वालों पर ही उंगली उठा दी थी। हाँ, और वो बयान का सबसे विवादित हिस्सा था। चेयरमैन ने आरोप लगाया कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये असल में कोचिंग संस्थानों ने करवाए हैं। कोचिंग वालों ने? क्यों? उनका तर्क था कि एसएससी ने परीक्षा का पैटर्न बदला है, नया सिस्टम लाए हैं, इससे कोचिंग वालों का बिजनेस मॉडल बिगड़ गया है, तो वो छात्रों को भड़का रहे हैं। ये तो थोड़ा मतलब सारा ठीक रहा, कोचिंग पे फोड़ देना हुआ। जबकि छात्र तो वाकई परेशान थे, जैसा आपने बताया। उनकी कहानी तो अलग होगी। बिल्कुल अलग थी। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और जो विपक्षी दल थे, उन्होंने तो सरकार और दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया कि शांति से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज? हाँ, ऐसे आरोप लगे और इसके कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर चले, खासकर रामलीला मैदान वाली घटना के। अच्छा, पुलिस ने क्या कहा? दिल्ली पुलिस ने तो इनकार किया, कहा कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, बस 44 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था क्योंकि वो टाइम खत्म होने के बाद भी जगह खाली नहीं कर रहे थे। और नेताओं ने भी इस पे बोला होगा। हाँ, खूब। राहुल गांधी, मनीष सिसोदिया, इन सब नेताओं ने इस कथित बल प्रयोग की निंदा की। मनीष सिसोदिया ने तो यहाँ तक कह दिया, अनौपचारिक सूत्रों का हवाला देकर, कि कुछ सेंटर तो गौशालाओं में बना दिए थे और छात्रों से कहा गया कि अपनी परीक्षा की निगरानी खुद ही कर लो।
गौशाला में सेंटर और खुद निगरानी करो, ये तो हद है अगर सच है। हाँ, ये आरोप बहुत गंभीर थे और इससे माहौल और खराब हुआ। तो एक तरफ एसएससी कह रहा है कि सब ठीक कर लिया, कोचिंग वाले भड़का रहे हैं, दूसरी तरफ छात्र कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई, सिस्टम फेल हुआ, पुलिस ने मारा। ये जो दो बिल्कुल उलट कहानियां हैं, ये क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं कि विश्वास खत्म हो चुका है। बिल्कुल। एसएससी चेयरमैन ने दोबारा परीक्षा का वादा किया, पर प्रदर्शन क्यों नहीं रुके? क्योंकि छात्रों और शिक्षकों का सिस्टम पर से भरोसा ही उठ गया था। उनकी मांग सिर्फ ये नहीं थी कि 59,000 लोगों की दोबारा परीक्षा हो जाए। वो चाहते थे कि सिस्टम में बुनियादी बदलाव हो, ताकि ऐसी गड़बड़ियां दोबारा कभी न हो। सही बात। तो ये जो 2025 का संकट है ना, ये 2018 वाले से इसलिए अलग और शायद ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि ये सिर्फ कोई क्राइम नहीं था, ये था एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्नोलॉजी का फेलियर। एक तरह से सिस्टम फेल हो गया था। ये गवर्नेंस की नाकामी दिखाता है। और जब अधिकारी जमीन की सच्चाई मानने के बजाय प्रदर्शन करने वालों को ही गलत ठहराने लगे, तो गुस्सा कम नहीं होता और बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, ये तो हो गई राष्ट्रीय स्तर की एसएससी की बात, लेकिन इसी दौरान बंगाल में भी एक बहुत बड़ा मामला चल रहा था, WSSC वाला। वो क्या था? वो तो शायद और भी संगीन था। हाँ, राष्ट्रीय एसएससी के ये सब विवाद चल ही रहे थे। और उधर पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन यानी WSSC का भर्ती घोटाला सामने आ गया। ये मामला स्कूलों में टीचर और बाकी स्टाफ की भर्ती में बड़े पैमाने पर हुई धांधली का है। ये एसएससी वाले मामलों से अलग है। हाँ, ये बिल्कुल अलग है। ये राज्य सरकार के तहत आता है और इसकी जांच 2022 से CBI और ED यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है। और इसमें तो बहुत बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई थी ना, जिसने बंगाल के पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया था। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ी गिरफ्तारी तो हुई जुलाई 2022 में। राज्य के तब के शिक्षा मंत्री और TMC के बहुत बड़े नेता थे पार्थ चटर्जी। हाँ, पार्थ चटर्जी नाम सुना था। उनको गिरफ्तार किया गया। फिर ED ने उनकी एक करीबी सहयोगिन थी अर्पिता मुखर्जी, उनके घरों पर छापे मारे और वहां जो मिला वो देखकर सब हैरान रह गए। क्या मिला था? एक फ्लैट से 21 करोड़ से ज्यादा कैश, दूसरे फ्लैट से करीब 28 करोड़ कैश और कई किलो सोना। बाप रे, इतना कैश घरों में? हाँ, इसके बाद तो पार्थ चटर्जी को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया, मंत्री पद से भी हटा दिया गया। और भी गिरफ्तारियां हुई थी, शायद कुछ ड्रामा भी हुआ था। हाँ, अगस्त 2025 में ED ने TMC के एक और विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार किया। इनको CBI ने 2023 में भी पकड़ा था और जब ED की रेड पड़ी तो बताया जाता है कि इन्होंने भागने की कोशिश की, पहली मंजिल से कूद गए, दीवार फांदकर भागे, अपना मोबाइल फोन पास के तालाब में फेंक दिया। अरे, फिल्मी कहानी लग रही है तो। हाँ, बाद में वो फोन गोताखोरों ने निकाला। तो ये सब चीजें बताती हैं कि मामला कितना गंभीर था। इस मामले में कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट का क्या रुख रहा? कोर्ट ने बहुत ही सख्त रुख अपनाया। 22 अप्रैल 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक तरह से ऐतिहासिक फैसला दिया। उन्होंने 2016 की जो पूरी भर्ती प्रक्रिया थी ना, उसको ही रद्द कर दिया, अमान्य यानी नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। और इसके तहत जो करीब 25,753 टीचर्स और स्टाफ लगे थे, उन सब की नियुक्ति कैंसिल कर दी। 25,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई एक साथ। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया धोखाधड़ी से दूषित थी, मैंने फ्रॉड से खुली ही थी। और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट गया होगा फिर? हाँ, गया। और 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। तो नतीजा ये हुआ कि लगभग 26,000 लोगों की नौकरी पक्की तौर पर चली गई। लेकिन कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? मतलब इतने सारे लोगों की रोजी रोटी का सवाल था। कोर्ट का तर्क ये था कि सिस्टम की पवित्रता ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए पूरे चयन को अमान्य करना पड़ा। कोर्ट का कहना था कि ये प्रक्रिया बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए थी। और ये फैसला इसलिए भी लेना पड़ा क्योंकि WBSSC कोर्ट को ये बता ही नहीं पाया कि कौन योग्य था और कौन अयोग्य। मतलब वो दागी और बेदाग उम्मीदवारों को अलग ही नहीं कर पाए। इससे साफ था कि करप्शन इतना ज्यादा फैल चुका था कि सही गलत को अलग करना नामुमकिन हो गया था। अच्छा, तो अब वो लोग प्रदर्शन कर रहे होंगे जिनकी नौकरी गई है? बिल्कुल। अब एक नया ग्रुप बन गया है जो प्रदर्शन कर रहा है। ये वही बर्खास्त किए गए टीचर और कर्मचारी हैं। उन्होंने अपने संगठन बना लिए हैं, जैसे यूनाइटेड टीचिंग एंड नॉन टीचिंग फोरम। वो क्या कह रहा है? वो सवाल उठा रहे हैं कि हमें दागी क्यों कहा गया,
क्या सबूत है? उनका कहना है कि कोर्ट ने सीबीआई की उस रिपोर्ट को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जिसमें स्कैन की हुई ओएमआर शीट्स का डेटा था, क्योंकि वो डेटा किसी तीसरी कंपनी से मिला था और ओरिजिनल ओएमआर शीट्स WBSSC के पास थी ही नहीं, अब गायब थीं। तो वो अब अपनी बर्खास्तगी का पक्का सबूत मांग रहे हैं। और इस पर राजनीति भी खूब हो रही होगी, आरोप प्रत्यारोप। जाहिर सी बात है, पूरा मामला राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। जो सत्ता में है टीएमसी, वो कह रही है कि केंद्र की एजेंसियां ईडी और सीबीआई जानबूझकर हमें निशाना बना रही हैं, ये राजनीतिक बदला है। अच्छा। जैसे टीएमसी के एक नेता ने विधायक साहा की गिरफ्तारी को पीएम मोदी की रैली से जोड़ दिया, और दूसरी तरफ जो विपक्ष में है बीजेपी, वो इन गिरफ्तारियों का इस्तेमाल करके सीधे टीएमसी लीडरशिप पर हमला कर रही है। जैसे सुवेंदु अधिकारी जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि साहा ने सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे के कहने पर वसूली की थी। तो ये जो भयंकर राजनीतिक लड़ाई है ना, इसमें अक्सर भ्रष्टाचार का जो असल मुद्दा है वो कहीं पीछे छूट जाता है और आम लोगों की निराशा और बढ़ जाती है। तो हमने ये 3 बड़े मामले देखे, 2018 का एसएससी लीक, 2015 का एसएससी का प्रशासनिक संकट और बंगाल का WBSSC घोटाला। ये अलग अलग तो हैं, पर क्या इनके बीच कोई गहरा कनेक्शन है? कोई बड़ी तस्वीर दिखती है इनसे? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। ऊपर से देखने पर ये अलग लगते हैं, कहीं क्रिमिनल लीक है, कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, कहीं सीधा पॉलिटिकल करप्शन। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो ये अलग थलग घटनाएं नहीं है, ये सब एक बड़े सिस्टेमिक संकट के लक्षण हैं। सिस्टेमिक संकट कैसा? इन सब को जो चीज जोड़ती है वो है संस्थाओं पर से विश्वास का खत्म हो जाना, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट का बुरी तरह से इरोड होना। अच्छा, इसको थोड़ा और समझाएंगी? क्या कॉमन थीम्स हैं इनमें? इन बॉडीज की जो क्षमता है निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्ती करने की, उस पर लोगों का, खासकर युवाओं का भरोसा टूट गया है। वजहें अलग अलग रहीं। 2018 में क्रिमिनल एक्टिविटी, 2025 में प्रशासनिक नाकामी और तकनीकी गड़बड़ी, और बंगाल में तो सीधा हाई लेवल करप्शन। पर नतीजा एक ही है, भरोसा खत्म। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा अहम पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन और वेंडर की जवाबदेही का सवाल। तीनों मामलों में कहीं न कहीं प्राइवेट एजेंसीज का रोल सवालों में है। 2018 में सिफी पर आरोप, 2025 में एजुकेटी की काबिलियत पर सवाल। हाँ। तो ये सवाल उठता है कि सरकार जब इतने जरूरी काम जैसे परीक्षा कराना प्राइवेट कंपनियों को देती है, तो उनकी जांच परख कैसे होती है, उन पर निगरानी कैसे रखी जाती है, और अगर वो गड़बड़ करती हैं तो उनकी जिम्मेदारी कैसे तय होती है? ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है। और तीसरा और शायद सबसे दुखद पहलू है युवाओं का मोह भंग और इसकी मानवीय कीमत। इन घोटालों के असली भुक्तभोगी, मतलब पीड़ित, वो लाखों युवा हैं जो अपनी जिंदगी के कई साल, घर का पैसा, सब कुछ दांव पर लगा देते हैं एक सरकारी नौकरी के लिए। हाँ, कोचिंग में कितना पैसा लग जाता है? बिल्कुल, महंगी कोचिंग, बाहर रहकर तैयारी करना, और जब बार बार पेपर कैंसिल होते हैं, रिजल्ट रुकते हैं या धांधली सामने आती है, तो सिर्फ उनका टाइम और पैसा बर्बाद नहीं होता, उनके अंदर एक गुस्सा भर जाता है, एक धोखा महसूस होता है। खासकर उन बच्चों के लिए जिनके पास शायद ही यही एक मौका होता है जिंदगी बदलने का। सही कहा। बहुत से बच्चे किसान परिवारों से, मजदूर परिवारों से आते हैं। उनके लिए सरकारी नौकरी गरीबी से निकलने का रास्ता है, और जब सिस्टम ही ऐसा हो जाता है तो ये उनके लिए एक तरह से भविष्य की चोरी जैसा है। और जैसा आपने पहले कहा, जब अधिकारी मानने के बजाय डिफेंड करने लगते हैं या प्रदर्शन करने वालों को ही दोष देने लगते हैं, तो ये भरोसे की कमी और बढ़ जाती है। बिल्कुल, इसीलिए अब मांगे भी बदल गई हैं। 2018 में मेन मांग थी सीबीआई जांच, लेकिन 2025 आते आते मांगे ज्यादा बुनियादी हो गईं, सिस्टम में सुधार की मांग। क्या मांग रहे हैं आप छात्र? अब वो कह रहे हैं कि वेंडर चुनने की पूरी प्रोसेस की जांच हो, जो कंपनियां ठीक से काम नहीं कर पाई उन्हें ब्लैकलिस्ट करो, और आगे के लिए पक्के ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाओ ताकि ये सब दोबारा न हो। तो इसका हल क्या है? ये जो इतनी गहरी समस्याएं हैं, इनसे निपटा कैसे जाए? भरोसा वापस कैसे लाया जाए? हल कोई जादू की छड़ी नहीं है, एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। सबसे पहले तो वेंडर चुनने का जो प्रोसेस है उसे बहुत सख्त और ट्रांसपेरेंट बनाना होगा। दूसरा, वेंडर चुनने के बाद भी उनके काम पर लगातार कड़ी निगरानी रखनी होगी, इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट मजबूत करनी होगी। और तीसरा, एक असरदार और पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र बनाना होगा। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां उम्मीदवार अपनी शिकायत दर्ज करा सके और उस पर टाइम से कार्रवाई हो।
सिर्फ दोबारा परीक्षा करा देना सोल्यूशन नहीं है, जड़ से सुधार करने होंगे। तो आज हमने ये 3 अलग अलग पर कहीं ना कहीं जुड़े हुए संकटों पर बात की। 2018 का लीक, 2025 की तकनीकी नाकामी और बंगाल का भर्ती घोटाला। और जो बात बार बार निकल कर आई वो है संस्थागत विश्वास का खत्म होना। हाँ, और इसका सीधा असर लाखों नौजवानों के भविष्य पर पड़ रहा है। ये सारी घटनाएं जोर जोर से कह रही हैं कि भारत के पब्लिक रिक्रूटमेंट सिस्टम में बहुत बड़े और तुरंत सुधारों की जरूरत है। या ये बात वाकई सोचने वाली हो जाती है कि इन घटनाओं के पीछे जो गहरे सवाल छुपे हैं। बिल्कुल, जब हम देखते हैं कि परीक्षा जैसे इतने जरूरी सरकारी काम को प्राइवेट कंपनियों को आउटसोर्स करने से कैसी कैसी कमजोरियां सामने आई हैं, तो यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो एफिशिएंसी और कॉस्ट कटिंग की बात होती है, और दूसरी तरफ राज्य की जो मूल जिम्मेदारी है कि वो इन प्रक्रियाओं में निष्पक्षता और ईमानदारी बनाए रखें, जो लाखों लोगों का भविष्य तय करती हैं, इनके बीच संतुलन कैसे बने, ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा।